फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा हूं कि जब तक बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके सामने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो बिहार में उद्योग धंधे, मतलब बिहार में जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा मेनली जो मेंस जो एग्जाम बीपीएससी का होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे बिहार में जो उद्योग धंधे उसको दो पार्ट में हम चर्चा करेंगे। एक तो बिहार में प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, साथ साथ बिहार सरकार की प्रमुख नीतियां तथा योजनाएं क्या क्या हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो तीन जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो पॉलिसी है, साथ साथ जो 5 योजना है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ बिहार में जो निवेशक जो आ रहे हैं, इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, उसमें किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेशक आ रहे हैं, उसी भी चर्चा हम इस वीडियो में आपके सामने करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चीनी तथा दूध, जो कि दो कृषि आधारित उद्योग हैं, ये दोनों उद्योग बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटक के रूप में रहे हैं। इसमें दूध तथा चीनी की में हम लोग देखते हैं कहीं इसके बाय प्रोडक्ट भी, जैसे चीनी के दो बाय प्रोडक्ट इथेनॉल है तथा बिजली इससे उत्पादन होती है। साथ साथ दूध के जो हम लोग बाय प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ पे लस्सी, पनीर तथा आइसक्रीम तथा अन्य उत्पाद भी हम यहाँ पे कॉन्फेड के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। बिहार में काफी बड़े क्षेत्रों में ईख की खेती होती है। चीनी तथा अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जो कि 10 अभी चालू हालत में है, जिससे कि चीनी का उत्पादन हो रहा है। 2020-21 में हम लोग देखते हैं 460 लाख क्विंटल ईख की पेराई होती है। जो ईख से जो चीनी का उत्पादन होता है लगभग 10% के लगभग होता है। तो हम लोग देखते हैं 460 में से 46.2 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हम इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 2020 से 21 में 6 चीनी मिलों में लगभग 395,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है तथा 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है सिर्फ 6 चीनी मिलों, जो कि इसमें 10 में से जो 6 चीनी मिले उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे अधिक जो इथेनॉल का उत्पादन होता है वो हरिनगर संयंत्र के द्वारा होता है, जो 120,000 लीटर। 2020 से 21 में हम लोग देखते हैं कि जो चीनी मिल के द्वारा उत्पादित बिजली की जो मात्रा है वो लौरिया एवं सुगौली चीनी मिल है, वो सबसे अधिक है। जो कुल जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें 45% जो बिजली का उत्पादन होता है लौरिया तो सुगौली में ही होता है। हम लोग प्रमुख चीनी मिलें जो बिहार की है उसमें बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, रीगा, हसनपुर, गोपालगंज तथा मंठौरिया है। जो प्रत्येक की जो क्षमता पेराई के होता है वो 50,000 टन या उससे अधिक है। अब हम लोग देखते हैं जो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ये भी आपको एग्जाम में पूछा सकता है, खासकर मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन के अलावे इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत तथा राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत सारे जितने फीड स्टॉक हैं उससे सभी से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इसमें नए जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रीनफील्ड या नए स्टेब्लिश जो होते हैं उसको ग्रीनफील्ड ही कहते हैं हम लोग, तो इसमें निवेश करने की बात कही गई। इसमें बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाएगी। इसमें कहा गया कि इथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग में आने वाले जितने भी फीड स्टॉक या कच्चे माल हैं उसको उत्पादन को बढ़ाने वाले किसानों को आमदनी बढ़ाया जाएगा। इसमें नए इथेनॉल उद्योगों को बढ़ावा देने के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इनमें हम लोग देखते हैं कि जो इथेनॉल के उत्पादन है तो जितने भी संयंत्र एवं मशीनों का जो व्यय होगा उसमें 15% हम लोग, जो कि अधिकतम 5 करोड़ होगा, वो सब्सिडी देने की बात यहाँ पे कही गई है। इसमें जो विशेष श्रेणी के निवेशक होंगे जिसमें कि एससी, एसटी तथा ईबीसी के कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको संयंत्र एवं मशीनों पे 15.75 अधिकतम 5.25 करोड़ रुपये सब्सिडी देने की बात इसमें इस प्रोत्साहन नीति में कही गई है। अब हम लोग देखते हैं दूध उद्योग में, देखते हैं कि इसमें दूध उत्पादन विकास तथा दूध सहकारी समितियां काफी प्रमुख भूमिका निभाती है। बिहार सरकार की जो एजेंसी है कॉन्फेड, वो भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। जिसको हम लोग बिहार राज्य दुग्ध उत्पादन महासंघ हम इसको कहेंगे।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दूध का जो नेचर होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, इसी के लिए वो शीत श्रृंखला इस कॉन्फेड एवं जो दूध सहकारी समितियां के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सा तथा कृत्रिम गर्भाधान, इसके कारण दूध उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहार में 12 परियोजनाओं के माध्यम से दूध इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो बरौनी का है, वो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध संघ, जो कि प्रतिदिन 392.56 किलोग्राम दूध इकट्ठा किया जाता है। 2020 से 21 में हम लोग देखते हैं जो डेली जो दूध संग्रहित किया जाता है वो 1459 किलोग्राम है, जो कि कुछ डेटा आप लोग याद रखें जो कि आपको मेंस में नोट करने के लिए आसानी होगी। अब हम लोग कन्फेड जो कि बिहार सरकार की जो एजेंसी है, जो इसकी सदस्यता लगभग 13 करोड़ 12.57 लाख इसकी सदस्यता है। इतने जगह से दूध इकट्ठा किया जाता है। कन्फेड के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, इम्यूनाइजेशन, कृमिनाशक तथा बीज वितरण तथा पशु आहार का के माध्यम से दूध को बढ़ाने की बात कही जाती है। इसमें कॉन्फेड के माध्यम से जो मेन जो उत्पाद है वो दूध है, इसके अलावा लस्सी, पनीर तथा आइसक्रीम की भी बिक्री की जाती है। कॉन्फेड के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि 15.22 लाख प्रतिदिन दूध की बिक्री की जाती है, जो कि डेटा है वो 2020-21 का डेटा है, कि प्रतिदिन कॉन्फेड के माध्यम से लगभग 15 लाख लीटर दूध का बिक्री की जाती है। अब हम लोग कृषि के अलावे जो उद्योग देखते हैं उसमें है हम लोग दो उद्योग देखते हैं, हैंडलूम तथा पावर लूम। एक्चुअली पावर लूम और स्वचालित कार्गो के दौर में हस्तकरघा जो उद्योग है उस पैमाने पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ विशेष तबके के लोग उपभोक्ता हैं जिनकी जरूरतें वो हैंडलूम उत्पादन को पूरा करती है। हम लोग कुछ डेटा देखते हैं कि जो वस्त्र उद्योग में हम लोग देखते हैं, जो भारतीय वस्त्र उद्योग 2021 के डेटा के अनुसार वस्त्र उद्योग है और जीडीपी देश के जीडीपी में 2% उद्योग देता है, लगभग 450 लोगों को रोजगार देता है तथा 8% इसमें जो श्रमिक लगे हुए हैं वो हस्तकरघा उद्योग में लगे हुए हैं, इसलिए हस्तकरघा को इम्पोर्टेंट काफी अधिक है। बिहार में हम लोग देखते हैं कि जो हस्तकरघा तथा पावर लूम के माध्यम का आकार बहुत बड़ा, जो कि 14 स्थानों पर फैला हुआ, जो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं भागलपुर, बांका, गया, मधुबनी प्रमुख रूप में है। यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दोनों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाती है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। हैंडलूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जो योजनाएं चला रही है वो विद्युत सब्सिडी अनुदान योजना है। इसमें कहा गया कि पावर बुनकरों को 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देने की बात कही गई है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी योजना है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी यूडीआई निशान वाले चालू हस्तकरघे हैं उनको बतौर कार्यशील पूंजी के लिए 10,000 रुपया अनुदान देने की बात कही गई है। इसके अलावा 6 प्रशिक्षण केंद्रों पे लगभग जितने भी प्रशिक्षु होते हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। अभी वर्तमान में 144 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे इसके हम लोग फिर देखते हैं कि जो रेशम उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में 3 तरह के रेशम पाए जाते हैं, तीनों तरह का रेशम पाए जाते हैं, मरमरी, टसर तथा अंडी। तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। मरमरी रेशम हम लोग देखते हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में, जो कि लेकिन इससे 2 टन कच्चा रेशम प्रति वर्ष प्राप्त होता है। तसर जो रेशम है काफी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो तसर रेशम का ही होता है, लगभग 47 टन कच्चा रेशम प्राप्त होता है, जो कि बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर तथा जमुई में प्राप्त होता है। जो अंडी रेशम है जो कि 17 लाख टन कच्चा रेशम प्रति वर्ष प्राप्त होता है, जो कि मुजफ्फरपुर तथा बेगूसराय में मुख्य रूप से है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे जो अधिक होता है वो टसल होता है, उसके अलावा अंडी, उसके अलावा सबसे कम जो है मनमड़ी होता है। टसल 47 टन है, अंडी 17 टन उत्पादन प्रति वर्ष होता है तथा ये सिर्फ मात्र 2 टन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अगला जो टॉप है वो है कि बिहार में जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें किस किस तरह का उत्पादन को हम लोग प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
जो निवेशक है वो धीरे धीरे बिहार को मैन्युफैक्चरर और सेवा इकाइयों में निवेश के लिए संभावित डेस्टिनेशन के रूप में बिहार को पसंद करने लगे हैं। निवेश की ऐसा खास तौर पर राज्य सरकार के द्वारा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लाई गई है, उसके बाद इसके माध्यम से जो अनुदान देने की प्रथा की गई है, उसके बाद बिहार में निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इसमें तीन प्रकार के उद्योगों में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ रहा है। पहला इथेनॉल, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग तथा तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग दिसंबर 2020 तक जो डेटा देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो जितने भी कुल निवेश हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इथेनॉल के क्षेत्र में हुए हैं। इसमें देखते हैं कि सॉरी इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इथेनॉल है, उसमें 32,454 करोड़ के लिए 159 इकाइयाँ आवेदन दी गई है, जो कि स्वीकृति के हालात में, जो कि कुल निवेश में हम लोग देखते हैं 57% आता है। लेकिन चालू कंपनियों में हम लोग देखते हैं, चालू कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो निवेशक हुए हैं वो फूड प्रोसेसिंग में हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2438 करोड़ में से, चालू इकाइयां में 2438 करोड़ में से जो फूड प्रोसेसिंग में जो आए हैं वो है 978 करोड़, जो कि लगभग 40% के लगभग आता है। उसी प्रकार 2438 करोड़ में सीमेंट उद्योग में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 500.44 करोड़ का निवेश हुआ है, जो कि लगभग 20% के लगभग आता है। तो चालू इकाइयों में सबसे जो अधिक इन्वेस्टर आए हैं वो फूड प्रोसेसिंग में, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखते हैं जो कि इथेनॉल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए हैं, वो कि 32,454 करोड़ में 159 इकाइयों में इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया भी चल रही है, जो कि बिहार में कुल इन्वेस्टमेंट का लगभग 57% आता है। तो आप लोग याद रखिए इसको। अब है कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, इसमें है कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। इसमें है कि वित्तीय सहायता तथा एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर बिहार में कृषि व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने की बात यहाँ पे कही गई है। इसमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने, बर्बादी को घटाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। इसमें राज्य के कृषि के चिन्हित क्षेत्रों में जो कहा गया है कि नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, जितने भी इकाइयां स्थापित है उसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तथा उसके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अलावा उत्पादों को फूड प्रोसेसिंग के जरिए बेहतर प्रतिफल के माध्यम से किसानों को आमदनी बढ़ाना है। इसमें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किया जाना है। इसमें कहा गया कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में कि जो न्यूनतम जो समर्थन होगा वो 0.25 करोड़ होगा, यानी 25 लाख, तथा जो अधिकतम प्रोत्साहन जो देने की बात कही गई है वो है कि ये 5 करोड़ के प्रोत्साहन देने की बात इसमें कही गई है। 25 न्यूनतम 25 लाख से अधिकतम 5 करोड़ तक का प्रोत्साहन देने की बात इसमें कही गई है, जो कि पूंजीगत सब्सिडी सहायता के रूप में एक ऋण के रूप में यहाँ पे होगा। अब एक बियाडा है, जो कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के रूप में है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई है। इसमें है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीन अधिग्रहित करता है, जो कि ऐसे जमीन उत्पादन इकाइयों को शेड बनाने के लिए आवंटित की जाती है। साथ साथ प्रशासनिक भवनों तथा सड़क सहित जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी इसमें उपयोग किया जाता है बियाडा के द्वारा। मुख्य रूप से उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहित करता है। इसमें एक योजना और है, बियाडा विशेष भूमि आवंटन एवं विमुक्ति नीति 2020। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2020 या उसके बाद जो भी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसका 10% होगी सुविधा वंचित लोगों के लिए, इसमें ये आरक्षित रहेगी। सुविधा वंचित में जो अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी हैं, अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमी तथा महिला उद्यमी, तीनों के लिए 10% अलग से आरक्षित किया जाएगा। अब एक टर्म है उद्योगमिक। उद्योगमिक का काम क्या होगा? जितने भी संभावित निवेशक है उसके लिए सूचनाएं प्राप्त करना, उनके लिए डीपीआर तैयार करना, बेसिक रिपोर्ट तैयार करना तथा नई
इकाइयों को स्थापित करने में जितना भी एनओसी प्राप्त करना होता है वो उनको सहायता देना हो। तो उद्योग में का मेन सहायता होता है, जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको उनको उद्योग स्थापित करने में जो भी कठिनाइयां आ रही है उसको दूर करना तथा उद्योग को स्थापित करने के लिए उनको तैयार करना। अब दो तीन नीतियां हैं, जैसे कि योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसमें है कि महिलाओं एवं युवाओं में इंटरप्रेन्योरशिप या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दोनों योजना स्टार्ट की गई है। इसमें ब्याज की अधिकतम सीमा 10 लाख होगी। इसमें महिलाओं को अधिकतम 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है। तब जो युवाओं को जो 5 लाख 1% ब्याज पे दर होगा। ये महिलाओं के लिए 5 लाख मुक्त हो, ब्याज मुक्त होगा, ऋण होगा। तो युवाओं के लिए जो 5 लाख होगा अब 1% होगा पे दर होगा। जो परियोजना लगातार जो 50% जो रकम होगी वो अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में दे होगी। इसमें ऋण की वसूली 84 किस्तों में की जाएगी। जो अंतिम किस्त दिया जाएगा उसके 1 वर्ष के बाद 84 इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में इसको वसूली की जाएगी। अब इसी तरह है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा उद्यमी योजना। इसमें भी एससी एसटी ईबीसी तथा ईबीसी में इंटरप्रेन्योरशिप तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु ये योजना लाई गई। इसमें ब्याज की भी अधिकतम सीमा 10 लाख होगी। इसमें ऋण तथा अनुदान के जो राशि होगी 50%, मतलब 5% ऋण के रूप में, 5 लाख अनुदान के रूप में। इसमें भी ऋण जो अंतिम किस्त होगी उसके अंतिम किस्त दिए जाने के 1 साल बाद ऋणों की वसूली होगी, जो कि अधिक 84 ईएमआई में किस्त में इनको भुगतान करने किए जाने योग्य होगा। अब खनन एवं उत्खनन 2 है, जो कि बिहार में मुख्य रूप से खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा इनके विनियमन की जिम्मेदारी दी जा रही है। राज्य में जो मुख्य खनिज है वो लगभग कौन है, अनुपस्थित है। इसके अलावा जो बिहार में जो मुख्य रूप से खनन एवं उत्खनन होता है वो होता है ईंट बालू तथा पत्थर जैसे जो गौण खनिज है उसका मुख्य रूप से इसमें उत्खनन होता है। खनिजों से राज्य सरकार के जो राजस्व संग्रह होता है वो 1708 करोड़ है। इसमें जो मुख्य रूप से जो स्रोत है राजस्व का वो बालू तथा लोक निर्माण विभाग के द्वारा होता है। इनका कुल राजस्व में जो बालू एवं लोक निर्माण विभाग का लगभग 85% इसका योगदान है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं खनन उत्खनन मुख्य रूप से ईंट बालू तथा पत्थर का ही यहाँ पे बिहार में हो रहा है आजकल। अब टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट है तथा पर्यटन और उसकी सहवर्ती जो क्षेत्र है यात्रा एवं हॉस्पिटलिटी, ये भारत में आमदनी तथा रोजगार के मुख्य वाहक के रूप में है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिहार में भी जो है विरासत, संस्कृति, इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, साहसिक टूरिज्म आधारित थीमों पे आधारित पर्यटन का विकास करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के राज्य में विभिन्न पर्यटन परिपथों को चिन्हित एवं विकसित किया गया है, जिनमें है इम्पोर्टेंट है बौद्ध परिपथ, रामायण परिपथ, सूफी परिपथ, जैन परिपथ, गुरु परिपथ, शिव कांवड़िया परिपथ तथा गांधी परिपथ। इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार पर्यटन के दौरान अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तथा बिहार को देशी विदेशी पर्यटकों को इसके पसंद मेन डेस्टिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कही गई है। पर्यटन उत्पादों का विकास किए जाने की बात कही गई, कौशल डेवलपमेंट की बात की गई है, पर्यटकों की सुविधा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल इसकी जो पहल है उसको भी अपडेट करने की बात इसमें कही गई है। बिहार में जो हम लोग इको टूरिज्म की में देखते हैं तो यहाँ बिहार में एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, एक बाघ टाइगर रिजर्व है, 13 वन्यजीव अभयारण्य है, 2 संरक्षित आरक्षित है, 1 सामुदायिक आरक्षित है। इसके अलावा गंगा के 60 किलोमीटर के जो बहाव है उसमें जो सूस जो कि हम लोग डॉल्फिन कहते हैं, गंगा की डॉल्फिन, वो भी उसके अभयारण्य बनाया गया। साथ साथ बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है, वो है कांवर झील, बरैया झील, दरभंगा का कुशेश्वर झील, उदयपुर झील, नागी जलाशय तथा नक्टी जलाशय, जो कि दोनों वो जमुई में है। तो ये कुछ विशेष है जिसको कि डेवलप किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाल्मीकि जो बाघ रिजर्व है वो जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। पश्चिम चंपारण झील जो जिले हैं वहाँ पे हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलाई में अवस्थित है। यहाँ पे वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में वाल्मीकि पर्यटन केंद्र, जंगल सफारी, साइकिल सफारी तथा कैलाश्वर झूला भी यहाँ पे है।
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दुर्गावती जलाशय योजना तथा ऐतिहासिक शेरशाह, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दुर्गावती जलाशय, साथ साथ जो है ऐतिहासिक जो शेरगढ़ की जो किला है वहाँ पे डेवलप किया गया है। तुतला भवानी जो मंदिर है, जो कि तुतला या तुतला धाम भी किया जाता है, वो डेहरी ऑन से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ हर वर्ष रक्षाबंधन के अगले रविवार को यहाँ पर सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें से जो भीमबाद बांध है वो मुंगेर वन प्रमंडल के खड़गपुर पर्वत श्रृंखला में अवस्थित जो भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य है, जिसपे भी टूरिज्म इको टूरिज्म डेवलपमेंट की जा रही है। साथ साथ नालंदा एवं राजगीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे राजगीर में हम लोग देखते हैं जो कि जू सफारी यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक स्थिति में वन्यजीवों को देखने के साथ साथ सफारी सवारी का आनंद लेने की बात कही गई है। तो ये हम समझते हैं कि जो जो बिहार में इंडस्ट्री सेक्टर से डिफरेंट एस्पेक्ट की चर्चा हमने यहाँ पे की है। तो आपको ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।